नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज से करंट अफेयर्स के एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह की करंट अफेयर्स के बारे में, जिसका पहली सीरीज का पहला टॉपिक है मुख्यमंत्री पशुपालक सम्मान समारोह। साथियों, यह सम्मान समारोह राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पशुपालकों को सम्मानित करने के लिए मार्च माह में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आप सब लोगों को पता है कि 415 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल थी। 415 प्रगतिशील किसान इसमें सम्मानित हुए हैं। इस सम्मेलन के दौरान हमारे सामने 2-3 चीजें प्रकाश में आई है। वो प्रकाश में आने से ये फायदा हो सकता है कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो साथियों आप जानते ही हैं कि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर राजस्थान की जो राज्य की आय है, GSDP है, राजस्थान की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें कृषि क्षेत्र में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान पशुपालन का ही है। अभी तक 2022-23 के जो आंकड़े हम देखते हैं उसमें सर्वाधिक आय में योगदान, आप सब लोग जानते हैं कि राज्य की आय जो होती है वो राज्य की आय को हम GSDP कहते हैं साथियों। GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय हमारी 28.4% मानी गई है, जिसमें से 11.4% के आसपास तो आपके पशुपालन क्षेत्र का योगदान है और 11.2% आपके फसल उत्पादन में योगदान है। बाकी के आपके वानिकी में और मत्स्यिकी में योगदान माना गया है। तो मतलब आज हम देखें तो राजस्थान में जो कृषि क्षेत्र से जो आय होती है वो सबसे ज़्यादा हमें आय कृषि क्षेत्र में पशुपालन सेक्टर से होती है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से होती है। तो एनिमल हस्बेंड्री का रोल हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा है। आज यदि हम 4% से अधिक एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट कर रहे हैं, या हम कहें कि पूरे देश में एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नज़ीर बनकर उभरे हैं, वो और केवल पशुपालन की वजह से है। राजस्थान को तो कहते हैं कि राजस्थान एक मरुस्थली प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई नाम नहीं माना जा सकता। यदि देश के हिसाब से देखें तो दूसरे लोग सोचते होंगे राजस्थान तो सूखा और अकाल से होता है, लेकिन राजस्थान का योगदान फसल उत्पादन में भी उतना ही बेहतर है और पशुपालन में तो यूँ समझिए कि काबिले तारीफ है। अब हमें 2-3 बातें इसमें आपके सामने समक्ष करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि देश के आधार पे हम बात करें तो देश में कृषि क्षेत्र का में जो पशुधन का हिस्सा 30.3% है। यदि हम 28.4% में हम देखें तो ये 40% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर्स का हमारा योगदान बैठता है। अब दूसरी बात हम करेंगे तो राजस्थान का हुआ, यदि भारत के संदर्भ में हम बात करें, भारत में कृषि की बात करें तो भारत में कृषि का योगदान 18% के आसपास है, जिसमें 30% योगदान आपका पशुपालन का माना जाता है। मतलब 5.5% के आसपास पशुपालन से हमें प्राप्त होती है, जो कुल GDP में 5.5% के आसपास बनता है साथियों। तो ये पशुपालन की बात हुई, ये तो हमारी आय की बात हुई। और रोजगार की स्थिति हम देखें, इसमें रोजगार सेक्टर में भी 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड एक्टिविटीज़ में संलग्न है, जिसमें हम पशुपालन कह सकते हैं, फसल उत्पादन कह सकते हैं, वानिकी कह सकते हैं, मत्स्यिकी कह सकते हैं, इसमें संलग्न है। अब निवेश की बात करते हैं तो निवेश बहुत कम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो रहा है। तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्थायी निवेश करने के लिए प्रयासरत है। हम आपको बता दें कि इस बजट में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का ऋण
कृषि क्षेत्र में देने का निर्णय लिया है। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि नहीं करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है साथियों कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो खेती की जो उत्तमता है उस उत्तमता को ही ध्यान रख रही है राजस्थान सरकार, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी प्रयासरत है। हम आपको कुछ बताना चाहें कि आप सोचते होंगे, समझते होंगे, कुछ चीज़ें आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आती होगी कि भारत सरकार में एक कृषि, पशुपालन और किसान कल्याण मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। और इसी के अंतर्गत एक पशुपालन विभाग है। पशुपालन विभाग सालाना एक बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जारी करता है। ये पशुपालन विभाग आपका पशुपालन बुनियादी मतलब बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स हर साल जारी करता है, जिसको हम सांख्यिकी 2022 कहते हैं। ये पशुपालन विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है साथियों। और आप सोचते होंगे कि देश में दूध उत्पादन में कितना योगदान है, अंडा उत्पादन में कितना योगदान है, मीट उत्पादन में कितना योगदान है, और या फिर हम कहें ऊन उत्पादन में कितना योगदान है। ये स्टैटिस्टिक्स की जो बात आती है ये कहाँ से आती है, तो आप इसको यदि जानना चाहते हैं, ये एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्ता रखती है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों कि दूध उत्पादन में हमारी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम दूध उत्पादन की बात करें। भारत में दूध उत्पादन कितना हुआ है साथियों, तो भारत के संदर्भ में हम बात करें कि देश में 221.06 मिलियन टन 221.06 मिलियन टन दूध का उत्पादन 2021-22 में आकलित किया गया है। 221.06 मिलियन टन, जो गत वर्ष की तुलना में 5.3% की वृद्धि दर को बताता है। 221.06 मिलियन टन आपको याद रखना चाहिए। और इस मिलियन टन में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है। आप पूरे देश में राजस्थान दूध उत्पादन में अव्वल हो गया है साथियों। तो राजस्थान का पहला स्थान है इस दूध उत्पादन में, जो 15.05% को बताता है। और उसके बाद में यूपी का स्थान आता है। यूपी 14.93% दूध उत्पादन कर रहा है। इसलिए आप याद रखिएगा, राजस्थान, यदि राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दूध उत्पादन में राजस्थान है, फिर यूपी है, फिर मध्य प्रदेश बहुत कम है साथियों 8.06%। और चौथे नंबर पे एमपी के बाद में हम गुजरात आता है 7.5%। गुजरात आपका 7.5% है। और पाँचवें नंबर पे है इसमें आंध्र प्रदेश 6.97%। आंध्रा 6.97%। ये बात आती है तो इसमें राजस्थान का 15.5% दूध उत्पादन में योगदान को दर्शाता है साथियों। अब दूसरी बात ये आती है कि दूध उत्पादन के बाद में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। जब हम 221.06 मिलियन टन को भारत की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो 444 ग्राम 400 दूध उपलब्धता की बात करें हम, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है, जो गत वर्ष की तुलना में 17 ग्राम अधिक बताता है साथियों। ये हमारे दूध उत्पादन की स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बहुत मायने रख सकता है। अब हम बात करें कि अंडा उत्पादन में हमारी क्या स्थिति है। यही स्टैटिस्टिक्स की जो है हमारी एनिमल हस्बेंड्री की सांख्यिकी जो ये बताती है कि अंडा उत्पादन में हमारी क्या स्थिति है। अंडा उत्पादन की हम बात करें 2021-22 की, तो अंडा उत्पादन में 129.6 बिलियन नग 129.6 बिलियन नग, बिलियन को बोलेंगे अरब नग, मतलब 129.6 अरब नग हम अंडा उत्पादन कर रहे हैं, जो गत वर्ष की तुलना में 6.2% की वृद्धि को बताता है। तो 129.6 मिलियन टन में हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन हो रहा है आंध्रा से, जो कुल अंडा उत्पादन का
4% है साथियों। आंध्रा के बाद में दूसरा स्थान आपका आता है तमिलनाडु का 16.08%, तमिलनाडु का 16.1% मान सकते हैं। तीसरा नंबर आता है हमारा तमिलनाडु के बाद में तेलंगाना का 12.9%, तेलंगाना का 12.9%। अब देख लीजिए यदि आंध्रा तेलंगाना होता तो लगभग 33% अकेले आंध्रा से अंडा उत्पादन हो रहा होता। चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है जो 8.8% अंडे का उत्पादन कर रहा है पूरे देश में। राजस्थान का टॉप 4 में, टॉप 5 में कोई नाम नहीं है। और यदि हम प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता की बात करें तो 95 नग वार्षिक, यदि प्रति अंडा उत्पादन की उपलब्धता की बात करें, अंडा उपलब्धता ये 95 नग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, मतलब एक व्यक्ति 95 नग अंडों का उपभोग कर रहा होता है एक साल में। ये अंडा उत्पादन की स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हम तीसरी बात करते हैं मीट उत्पादन की। मीट उत्पादन के मामले की भी हम बात करें, मीट उत्पादन से जुड़े हुए आंकड़े भी आपको लगता होगा कि ये एग्जाम्स में कहाँ से आते होंगे। तो ये मीट उत्पादन में 9.29 मिलियन टन 2021-22 के अनुसार हम मीट का उत्पादन कर रहे हैं। मीट के उत्पादन की हम बात करें तो गत वर्ष की तुलना में ये भी 5.6% वृद्धि को बता रहा है। मतलब हम दूध उत्पादन में भी वृद्धि कर रहे हैं, अंडा उत्पादन में भी वृद्धि कर रहे हैं और मीट उत्पादन में भी हमारे यहाँ वृद्धि हुई है साथियों। जिसमें सबसे ज़्यादा मीट उत्पादन होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मीट उत्पादन हो रहा है 12.2% के साथ में नंबर 1 पर मीट उत्पादन है। दूसरे नंबर पे हम यूपी की बात करें, यूपी में 12.1% मीट उत्पादन हो रहा है साथियों। तीसरी हम बात करें वेस्ट बंगाल की, 11.6% मीट उत्पादन हो रहा है। चौथी हम बात करें आंध्रा की, जो आपके 11% मीट उत्पादन कर रहा है। तो आपके 4 राज्य मीट उत्पादन के संबंध में इसमें आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऊन उत्पादन की दृष्टि से, देश में ऊन का उत्पादन क्या हो रहा है। चौथे नंबर की हम बात करते हैं ऊन उत्पादन की। ऊन उत्पादन की हम बात करें तो ऊन उत्पादन गत वर्ष 2021-22 में 33.13 हजार टन ऊन का उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 10.3% की कमी को दर्शा रहा है साथियों। इसमें कमी दर्ज की गई है। जहां दूध उत्पादन में, मीट उत्पादन में, अंडा उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन ऊन उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। और एक कमी दर्ज करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान में आपका सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन हो रहा है, जो 45.9% राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, J&K की, जिसमें आपके 23.2% जम्मू कश्मीर से प्राप्त हो रहा है। तीसरी हम बात करें इसमें गुजरात की 6.12%, गुजरात 6.1% और चौथे अपने महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आपका 4.98% ऊन उत्पादन हो रहा है। यदि हम इस तरीके से बात करते हैं तो आपको लगता है कि वास्तव में ऊन उत्पादन में अच्छी स्थिति है। और यदि हम मीट की बात करें तो एक व्यक्ति को 6.8 किलोग्राम भारत का एक व्यक्ति मीट का साल भर में उपयोग करता है। ये इसकी उपलब्धता है, मीट उपलब्धता। हमने अंडा उपलब्धता देख ली, हमने मीट उपलब्धता देख ली, हमने दूध उपलब्धता देख ली। तो इस आधार पे हमारे ये आंकड़े जो हैं आपके एक स्थिति को बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान, जैसा कि हम आपको बता रहे थे पशुपालक सम्मान समारोह के संदर्भ में हमने, लेकिन राजस्थान की स्टैटिस्टिक्स और भारत की पशुपालन से जुड़ी हुई स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की पशुपालन अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। वृद्धि हेतु राज्य के प्रयास,
राज्य के प्रयासों को आप देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि राजस्थान में पशुपालन इकोनॉमी या पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री इकोनॉमी में वृद्धि नहीं होगी तो किस राज्य में होगी। राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ा फायदा ये किया है कि यहाँ पशुपालकों को 5 रुपया प्रति लीटर इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, जो किसी भी राज्य में 1 लीटर दूध पे इंसेंटिव्स नहीं मिलता। इसको राजस्थान सरकार सरस डेयरी के माध्यम से इंसेंटिव्स दे रही है साथियों। दूसरा हम बात करें कि लंपी रोग, आपने देखा होगा कि राजस्थान लंपी रोग से पीड़ित रहा और लंपी रोग से यदि किसी पशु की मृत्यु हो गई है तो लंपी रोग से मृत्यु होने पर, लंपी रोग से पशु की मृत्यु होने पर 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। ₹40,000 आर्थिक सहायता दी जा रही है साथियों, आर्थिक सहायता। अब हम बात करते हैं तीसरे कि इसी लंपी रोग जैसे रोगों से हमें छुटकारा मिल जाए या फिर हम सोचें कि ऐसे रोगों से हमारे पशु बाइती वे किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उसके लिए पशुपालन बीमा योजना, मुख्यमंत्री पशुपालन बीमा योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है, जिसमें 2 पशुओं का पशुपालन बीमा योजना में 2 पशुओं का बीमा 40,000 रुपये का किया गया है। 2 पशुओं का बीमा 40,000 रुपये का, दुधारू पशुओं का ये बीमा किया गया है 40,000 रुपये का। तो बताइए ये राजस्थान सरकार के प्रयास हैं जो पशुओं के लिए किए जा रहे हैं या पशुपालन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। चौथा, हमारे राज्य में ऊँटों की संख्या में कमी आई है तो ऊँट संरक्षण के लिए ऊँट पालकों को क्या दिया जा रहा है, यदि ऊँटनी के यदि कोई बच्चा होता है तो 2 बच्चों तक 5,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है साथियों। प्रोत्साहन राशि बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है साथियों ऊँट संरक्षण के लिए। 5वीं हम बात करें राजस्थान सरकार की, गौशालाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक अद्भुत प्रयास किया है। अभी तक राजस्थान सरकार, हम बात करें कि राज्य सरकार 9 माह तक गौशाला अनुदान देते थे, गौशाला अनुदान। बाकी के अनुदान को जो भी गौशाला ट्रस्ट है उसे वो करना पड़ता था, कंपनसेट करना पड़ता था। अब राजस्थान सरकार ने 9 माह के साथ में जो निराश्रित गायें हैं, जो लावारिस गायें हैं या दिव्यांग गायें हैं, उन गायों की गौशालाओं को पूरे 12 माह का अनुदान राजस्थान सरकार दे रही है। 6ठी हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति गौशाला खोलना चाहता है तो राज्य सरकार से 1 करोड़ तक का अनुदान गौशाला के लिए दिया जा रहा है। गौशाला हेतु 1 करोड़ रुपए का अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये साथियों हमारा था पशुपालन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयास। हमने आपको इसमें बताया कि पशुपालक सम्मान समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 400 से ज़्यादा किसानों को सम्मानित किया है। इसी में हमने आपको बताया कि भारत सरकार का जो पशुपालन और सांख्यिकी विभाग है उसने अपना आंकड़े जारी किए हैं, दूध उत्पादन से जुड़े हुए, मीट उत्पादन से जुड़े हुए, अंडे उत्पादन से जुड़े हुए, ऊन उत्पादन से जुड़े हुए। साथ ही हमने बताया कि राजस्थान सरकार पशुपालन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है। चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20वीं पशु गणना जारी हो चुकी है, जिसमें भारत में कितने पशु हैं, राजस्थान में कितने पशु हैं, गायों की संख्या, भैंसों की संख्या, बकरियों की संख्या, भेड़ों की संख्या में क्या कमी हुई, क्या वृद्धि हुई, किस जिले में सबसे ज़्यादा है, किस में क्या है, ये आंकड़े आपको एनालिटिकली आपको पता होना चाहिए। और निश्चित ही मैं आपको भविष्य के वीडियो में पशु गणना के बारे में अवश्य बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।